दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं ज्योग्राफी की इस क्लास में, जिसमें हम 50 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते हैं, जो विश्व भूगोल के होते हैं, जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज के पहले प्रश्न से, जो 201 नंबर से है। पहला प्रश्न है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हेरोडोटस, पोलोनियम, हिकेटियस, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें से आपका आंसर पहले से शो कर रहा है, हेरोडोटस इसका सही उत्तर है। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। तो अगला प्रश्न है हमारा, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सामान्यतया डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करती है? तो कौन सी नदी है हमारी? मिसिसिपी, मिसौरी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो चिड़िया के पर जैसा जिसका डेल्टा है वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जिसे पंजाकार डेल्टा भी कहते हैं। पंजाकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा देखा जाए तो चापाकार का है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो हो जाएगा डेल्टा की। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो कौन सा नगर हो जाएगा? हनोई नगर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं, तो क्या कहलाएंगी? समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? तो भू आवेशित देश कौन सा हो जाएगा? युगांडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश की बात करते हैं तो हो जाएगा ताजिकिस्तान। स्थल रुद्ध देश है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है, क्योंकि यह किसी न किसी सागर के किनारे स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का अवरुद्ध जो देश है, स्थल अवरुद्ध देश, वह हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो थाईलैंड। बाकी लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इन तीनों की सीमा समुद्र से साझा करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो यहाँ पर स्थलरुद्ध देश हो जाएगा गैबोन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो स्थल रुद्ध देश म्यांमार नहीं है, क्योंकि नेपाल स्थल रुद्ध देश है, इसकी कोई भी सीमा साझा नहीं करती है। अफगानिस्तान, यह भी स्थल रुद्ध देश है, इसकी भी सीमा समुद्र से नहीं टच करती है। और स्विट्जरलैंड, इसकी भी सीमा समुद्र से टच नहीं करते हैं। इसमें म्यांमार की सिर्फ सीमा समुद्र से टच करती है, जो बंगाल की खाड़ी से टच करेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? तो इसमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? पेरू एक स्थल रुद्ध देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो मस्सावा बंदरगाह की बात करें तो यह मस्सावा बंदरगाह इरिट्रिया देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो बंदरगाह हो जाएगा रॉटरडम बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो 5 सागरों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो टोक्यो का बंदरगाह देखा जाए तो हो जाएगा योकोहामा। अगला प्रश्न, है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो हो जाएगा समशीतोष्ण कोड़धारी वन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धारी वन को टैगा वन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, डेलबर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जात सीसम से संबंधित है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जिसे चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिसे चारागाह का क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज घास उष्णकटिबंधीय घास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अगला प्रश्न, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में मानसूनी प्रदेशों में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो कौन सा प्रदेश है? मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न, रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो रोपड़ विषुवतीय प्रदेश में की जाती है, विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। अगला प्रश्न, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। तो मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? कृषि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश की शीत मरुस्थल या किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो वह प्राकृतिक प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है या पूरे वर्ष हिमाच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश साल भर हिमाच्छादित प्रदेश रहता है। अगला प्रश्न, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पेंगुइन या पेंगुइन पक्षी टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो व्यापारिक स्तर पर जो फल उगाए जाते हैं या उत्पादन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न, बागानी कृषि व्यापक है। तो बागानी कृषि व्यापक है किस प्रकार? कैलिफोर्निया में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स डेयरी पदार्थों व मांस के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? तो सर्वाधिक औद्योगिकृत देश जो हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? राइन नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में
आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है यह, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह हो जाएगा शुक्र। तो यहाँ पर सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 था, इसको हम रिवीजन के तौर पर इस क्लास को लेते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और यदि आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।